हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 4 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो नेशन बिल्डिंग का मतलब सिर्फ एक देश बनाना नहीं होता, बल्कि उस देश को पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, सोशली यूनाइटेड और कल्चरली डेवलप्ड बनाना होता है। जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो उसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस होती है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना ही नेशन बिल्डिंग कहलाता है। इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर सिटीजन को इक्वालिटी, जस्टिस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मिल सके। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का सिंपल मतलब है एक ऐसा नेशन का इस्टेब्लिशमेंट करना जहां अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर के लोग एक साथ मिलकर एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी के साथ रहे। नेशन बिल्डिंग सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज बनाने का नाम नहीं है। इसका मतलब लोगों में नेशनल यूनिटी, पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेवलपमेंट की फीलिंग को डेवलप करना भी है। एक सक्सेसफुल नेशन तब बनता है जब उसके सिटीजन्स अपने पर्सनल या रीजनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर नेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दें। गवर्नमेंट का काम होता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस के थ्रू हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। इसी प्रोसेस को नेशन बिल्डिंग कहा जाता है। अब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग एक इजी प्रोसेस नहीं है। हर कंट्री को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। इन डिफरेंसेस के बावजूद यूनिटी मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, करप्शन, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, रीजनलिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नेशन बिल्डिंग का मेजर ऑब्स्टेकल्स है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से डेवलपमेंट सब तक इक्वली नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाकर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अब है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। नेशन बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। इंडिया एक मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहां अलग अलग रिलीजियंस और कल्चर्स के लोग रहते हैं। अगर लोग रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेजेस के नाम पर डिवाइड हो जाए तो नेशनल यूनिटी वीक हो जाती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट देता है और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। यूनिटी का मतलब डाइवर्सिटी को ख़त्म करना नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी के साथ मिलकर रहना है। नेशनल इंटेग्रिटी का मतलब है देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट से देश की यूनिटी को डेंजर हो सकता है। इसीलिए इन्हें कंट्रोल करना नेशन बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नेशन बिल्डिंग का दूसरा इम्पोर्टेंट गोल है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोगों के थ्रू और लोगों के लिए चलती है। हर सिटीजन को वोट देने का राइट्स मिलता है और गवर्नमेंट लोगों को लेके रिस्पॉन्सिबल होती है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस को इंश्योर करती है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फ्री इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट पिलर्स है। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो नेशन भी पॉलिटिकली स्टेबल और स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना नेशन बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। नेशन बिल्डिंग का फाइनल गोल है हर सिटीजन की लाइफ को बेटर बनाना। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी नहीं होती, डेवलपमेंट का बेनिफिट सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करती है। वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरी वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाया जाता है। जब डेवलपमेंट इंक्लूसिव होता है और सब लोग उसका बेनिफिट लेते हैं तब नेशन बिल्डिंग सक्सेसफुल मानी जाती है। तो नेशन बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं, बल्कि नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ओवरऑल डेवलपमेंट को अचीव करना है। चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनलिज्म और करप्शन को ओवरकम करके ही एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड नेशन बनाया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिलकर नेशन बिल्डिंग को गोल्स को अचीव करें और देश को और ज़्यादा यूनाइटेड, पीसफुल और प्रॉस्पेरस बनाए। अब है पार्टीशन ऑफ इंडिया।
तो इंडिया का पार्टीशन 1947 की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पेनफुल हिस्टोरिकल इवेंट था। लगभग 200 इयर्स तक ब्रिटिश रूल के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, तब एक बड़ा क्वेश्चन था कि एक ही कंट्री रहेगी या दो अलग कंट्रीज बनेगी। मुस्लिम लीग, जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने डिमांड की कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए। इस डिमांड को टू नेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके साथ ही इंडिया का पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन के बाद दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान। पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पार्टीशन जरूरी था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत बढ़ चुके थे और एक साथ रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि पार्टीशन एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। इसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, हजारों लोग कम्युनल वायलेंस में मारे गए और करोड़ों लोग रेफ्यूजीज बन गए। इसीलिए पार्टीशन को सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं बल्कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर भी माना जाता है। अब है द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1946 से टू 1947 तक कम्युनल रायोट्स बहुत बढ़ गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पावर जल्दी ट्रांसफर की जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान प्रेजेंट किया। इस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनेंस इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। बाउंड्री डिसाइड करने के लिए सर साइरिल रैडोक्लिफ के अंडर रैडोक्लिफ कमीशन बनाया गया। कमीशन ने पंजाब और बंगाल की बाउंड्री ड्रॉ की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अब प्रॉब्लम फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन का प्रिंसिपल था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान में और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इंडिया में जाएंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। कई डिस्ट्रिक्ट्स मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले थे जहां हिंदूज, मुस्लिम और सिख साथ रहते थे। सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर बॉर्डर ड्रॉ करना इजी नहीं था। रेलवे, रिवर, बोर्ड, कैनल, गवर्नमेंट ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड करना था। आर्मी पॉलिसीज, ट्रेजरी और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का भी डिवीजन करना पड़ा। इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया। अब है नो टेरिटरी हैड एन एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी। तो एक और प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी का मतलब हर जगह सेम नहीं था। कई प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजॉरिटी में मतलब मुस्लिम बहुत ज़्यादा था, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट या हर विलेजेस में नहीं। कुछ जगहों पर मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत कम डिफरेंसेस से थी। इसी वजह से बॉर्डर डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। कई हिंदू और सिख पॉपुलेशन पाकिस्तान में रह गए और कई मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रह गई। ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिड नॉट एग्री टू ज्वाइन पाकिस्तान। ये सोचना गलत होगा कि सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान जाना चाहते थे। कुछ रीजन्स में लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और लोग पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स और कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में भी कन्फ्यूजन था कि इंडिया ज्वाइन करे या पाकिस्तान। इसलिए सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी होना पाकिस्तान ज्वाइन करने की गारंटी नहीं था। पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइनॉरिटीज़ की थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख को अपनी सिक्योरिटी का डर था और इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में थे। इसी वजह से हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। करोड़ों लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए। बहुत लोगों ने अपने घर, ज़मीन और प्रॉपर्टी छोड़ दी। रायोट्स, किलिंग्स, लूटिंग और वायलेंस की वजह से लाखों लोगों की जान गई। रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए और गवर्नमेंट्स को रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। अब है पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो पंजाब और बंगाल दोनों प्रोविंसेस मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले थे, इसीलिए इनका पार्टीशन सबसे डिफिकल्ट था। पंजाब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। तो वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान कहा गया और ईस्ट पंजाब को इंडिया कहा गया। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज साथ रहती थी। पार्टीशन के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुई और सबसे बड़ा माइग्रेशन भी इसी रीजन में हुआ। बंगाल को भी डिवाइड किया गया। ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान, बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। वेस्ट बंगाल इंडिया। बंगाल में भी फैमिलीज डिवाइड हो गई, इकोनॉमिक लिंक्स टूट गए और बहुत लोग रेफ्यूजीज बन गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली क्राइसिस।
कोई भी क्राइसिस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्यूजी प्रॉब्लम। तो 1947 में इंडिया का पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम। पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। इसके बाद लाखों लोगों को अपना घर, ज़मीन और संपत्ति सब छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। दो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए या इंडिया से पाकिस्तान गए, उन्हें रेफ्यूजीज कहा गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन माना गया। Why did the refugee problem arise? तो एक क्वेश्चन ये भी है। तो पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पर हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बना और इंडिया सेक्युलर स्टेट बना। लेकिन पार्टीशन के टाइम पे बहुत से हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान में रहते थे और बहुत से मुस्लिम इंडिया में रहते थे। कम्युनल रायोट्स और वायलेंस के डर से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए माइग्रेशन शुरू कर दिया और बहुत लोग ट्रेन, बसेस और पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करने लगे। इस तरह रेफ्यूजी प्रॉब्लम पैदा हुई। अब है स्केल ऑफ द रेफ्यूजी क्राइसिस। लगभग 1.4 करोड़ लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। ये दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन था। माइग्रेशन के टाइम पे लाखों लोगों की जान गई, कई फैमिलीज बिछड़ गई, महिला, औरत और बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और रहने की जगह तक नहीं थी। रेफ्यूजी को सबसे पहले रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट को रेफ्यूजी कैंप्स बनाना पड़ा। फूड, ड्रिंकिंग वाटर और मेडिसिन की भी कमी थी। बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस पाकिस्तान में छोड़ आए थे। इंडिया आने के बाद उनके पास ना पैसा था और ना ही एम्प्लॉयमेंट। रेफ्यूजीज को नए शहरों और गांव में सेटल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडिया गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए और उनके लिए फूड, क्लोथ्स और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। रेफ्यूजीज को हाउसिंग स्कीम्स के थ्रू घर दिया गया। जिन लोगों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छूट गई थी उनके लिए कॉम्पेंसेशन स्कीम शुरू की गई। एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए ताकि रेफ्यूजीज दोबारा नॉर्मल लाइफ जी सकें। अब है इम्पैक्ट ऑफ द रेफ्यूजी प्रॉब्लम। तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में पॉपुलेशन अचानक बहुत बढ़ गई। हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, स्कूल और हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ गए। लेकिन धीरे धीरे रेफ्यूजीज ने बिजनेस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के थ्रू इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अब है अदर एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के इफेक्ट सिर्फ रेफ्यूजीज तक नहीं था, लेकिन इसके और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सबसे पहले कम्युनल रायोट्स हुए जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज के बीच भयानक वायलेंस हुआ। लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग इंज्योर्ड हुए। दूसरे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमानेंट हॉस्टिलिटी शुरू हो गई। कश्मीर इशू इसी पीरियड में शुरू हुआ जो आज भी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को अफेक्ट करता है। तीसरा, आर्मी पॉलिसीज, रेलवे, गवर्नमेंट ऑफिसेज और फाइनेंशियल एसेट्स के डिवीजन करना पड़ा। इस प्रोसेस में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आए। चौथा, लाखों फैमिलीज परमानेंटली डिवाइड हो गई। कई लोग अपने रिलेटिव से कभी दोबारा नहीं मिल पाए। पांचवा, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत हुआ। इंडस्ट्रीज, ट्रेड रूट्स और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का डिवीजन हुआ जिसका दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी पर असर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया के अलावा लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे। इन स्टेट्स पर ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। यहाँ लोकल किंग्स या नवाब्स रूल करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन प्रिंसली स्टेट को डिसाइड करना था कि वो इंडिया ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट रह जाती तो इंडिया के कई छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाती। इसीलिए इन सब स्टेट्स को इंडिया में मिलाना नेशन बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था। इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थी जहां लोकल रूलर्स, महाराजा, नवाब या निज़ाम रूल करते थे। ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे लेकिन इनके इंटरनल मैटर्स में रूलर्स को काफ़ी ऑटोनॉमी मिलती थी। ब्रिटिश सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश कंट्रोल ख़त्म हो गया और प्रिंसली स्टेट्स को अपने फ्यूचर डिसाइड करना था। अब है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रिंसली स्टेट के साथ रिलेशन खत्म हो गया। अब हर रूलर के पास 3 ऑप्शंस थे, इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। इंडियन लीडर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंडर अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन जाए क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी को डेंजर होता है।
अब है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ रूलर्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, कुछ रूलर्स की रिलीजन और पॉपुलेशन अलग थी, कहीं मुस्लिम रूलर्स थे लेकिन हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और कहीं इसका उल्टा था, कुछ स्टेट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर थी, अगर वो इंडिया का पार्ट ना बनती तो नेशनल सिक्योरिटी वीक हो सकती थी, इसीलिए इंटीग्रेशन आसान नहीं था। अब है स्टैंड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट और बाद में इंडिया गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड था कि मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट इंडिया ज्वाइन करे। गवर्नमेंट ने फोर्स के बजाय पहले नेगोशिएशन और परसुएशन का यूज़ किया। सरदार पटेल ने रूलर्स को समझाया कि इंडिपेंडेंस रहना प्रैक्टिकल नहीं होगा और इंडिया ज्वाइन करना उनके और लोगों के इंटरेस्ट में है। अब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंटीग्रेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया। इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद प्रिंसली स्टेट ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाती थी। रूरल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स इंडिया को दे देता था। बाद में धीरे धीरे पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। ज़्यादातर रूलर्स ने बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। अब है हैदराबाद इशू। हैदराबाद इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। इसके रूलर मीर उस्मान अली खान थे। निज़ाम इंडिपेंडेंट रहना चाहता था जबकि स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। नेगोशिएशन फेल हो गया। रजाकर्स नाम की आर्म्ड ग्रुप की एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी। सितंबर 1948 में इंडिया गवर्नमेंट ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। सिर्फ कुछ दिनों में हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। अब है मणिपुर इश्यूज। मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर ने पहली बार असेंबली बनाई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि मणिपुर इंडियन यूनियन का परमानेंट पार्ट बने। 1949 में महाराजा ने मरगर एग्रीमेंट साइन किया और मणिपुर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। कुछ लोग इस मरगर को वॉलेंटरी मानते हैं जबकि कुछ लोग इस पर आज भी डिबेट करते हैं। अब है एक्सेशन ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू था। कश्मीर का रूलर हरी सिंह थे, वो पहले इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल राइडर्स कश्मीर में घुस आए। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी। इंडिया ने कंडीशन रखी कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर की डिफेंस की। ये इशू बाद में इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट बन गया और आज भी साउथ एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम स्टेट्स का डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं था। ब्रिटिश ने प्रोविंसेस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया था। इस वजह से एक ही स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने डिमांड की कि स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए ताकि लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। इसी प्रोसेस को लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को लगा कि अगर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज और लोगों की मदर टंग सेम होगी तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन आसान होगा, एजुकेशन, कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लोग अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे। इसीलिए तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, पंजाबी और दूसरे लैंग्वेजेस ग्रुप ने अलग स्टेट्स की डिमांड शुरू कर दी। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी डर था कि अगर अलग लैंग्वेज के नाम पर स्टेट्स बनाए गए तो कहीं देश की यूनिटी पर असर नहीं पड़े। इसीलिए शुरू में गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने मद्रास स्टेट से अलग स्टेट की डिमांड की। इस मूवमेंट के लीडर पोती श्रीरामुलु थे। उन्होंने सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए लंबी हंगर स्ट्राइक की। बहुत दिन तक फास्ट करने के बाद उनकी डेथ हो गई 1952 में। उनकी डेथ के बाद आंध्र रीजन में बड़े प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। 1953 में मद्रास स्टेट के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट थे जो लैंग्वेज के बेसिस पर रिक्रिएट हुए। इसके बाद आंध्र स्टेट बनने के बाद दूसरे लैंग्वेज ग्रुप्स ने भी अपने लिए अलग स्टेट से डिमांड और ज़्यादा जोर से उठानी शुरू कर दी। तो अब है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आंध्र स्टेट बनने के बाद गवर्नमेंट को समझ आ गया कि सिर्फ एक स्टेट बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पूरी कंट्री में लिंग्विस्टिक डिमांड्स बढ़ने लगी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई।
कमीशन के चेयरमैन फजल अली थे। इसके 2 और मेंबर्स थे, KM पनीखर, HN कुंसरो। इसीलिए इसे कभी कभी फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। कमीशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लैंग्वेज देखना नहीं था, उसने लैंग्वेज के साथ साथ नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, जियोग्राफी और पब्लिक इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दी। कमीशन का मानना था कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना सही नहीं होगा। हर स्टेट इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्ट्रांग होना चाहिए। कमीशन ने पूरे इंडिया का डिटेल स्टडी किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिऑर्गेनाइज किया जाए, छोटे और वीक एडमिनिस्ट्रेटिव व यूनिट्स को मर्ज किया जाए और स्टेट की बाउंड्रीज को प्रैक्टिकल और एफिशिएंट बनाया जाए। SRC जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, उसका रिकमेंडेशन न के बेसिस पर पार्लियामेंट ने स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। इस एक्ट के बाद इंडिया के पॉलिटिकल मैप लगभग पूरी तरह बदल गए। बहुत से पुराने स्टेट्स को मर्ज किया गया और नए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। इसके बाद इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ने डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाया। लोग अपनी मदर टंग में एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पाने लगे। रीजनल कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्शन मिली। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट सब बनने के बावजूद इंडिया टूट नहीं गया। इसका उल्टा नेशनल इंटीग्रेशन और डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई। कुछ लोगों का मानना था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनने से ये रीजनलिज्म और लोकल पॉलिसीज बढ़ सकती है। कभी कभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और लैंग्वेज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की यूनिटी को कमजोर नहीं किया, बल्कि फेडरल सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया। तो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में से एक थी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को नए रूप में ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोसेस ने लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट दिया, डेमोक्रेसी को बढ़ाया और नेशनल यूनिटी के साथ रीजनल एस्पिरेशंस को भी बैलेंस करने की कोशिश की। इसी वजह से लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन को इंडियन नेशनल बिल्डिंग की एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। यहाँ से आप लोगों का चैप्टर 4 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग भी खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।